नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आप एक बात की कल्पना कीजिए कि कोई प्रॉपर्टी के केस को जीतने के बाद भी, और वो एक बार नहीं कई बार जीतने के बाद भी 40 साल से ज़्यादा 44 साल मुकदमे में फंसा रहता है और तब जाकर उसको ये तय होता है कि वो प्रॉपर्टी का पोजीशन उसको मिल जाएगा। तो ये जो आज का डिस्कशन है वो केवल इस बात का नहीं है कि डिले हुआ। आज की डेट में हम आज इस डिस्कशन में देखेंगे कि क्या डिले होता है, कितना डिले होता है, क्या जुरिस्डिक्शन पे कन्फ्यूज़न होता रहता है कोर्ट को, और तब जाके जस्टिस कितनी मुश्किल के बाद मिलता है। आज की कहानी ये अब्दुल की है। 1973 में उसको एक प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है अपने एंसेस्टर जावेद से। उसके साथ उसके और भी ब्रदर्स होते हैं, वो भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं और वो जॉइंट ऑनर बन जाता है उस प्रॉपर्टी का और उसका जॉइंट पोजीशन होता है। 1977 में उसका जो एक को शेयरर होता है वो अपना शेयर इसको बेच देता है और पोजीशन भी दे देता है। बाद में और शेयर और जो को शेयरर्स होते हैं उनमें डिस्प्यूट होता है, क्योंकि अब्दुल ने वो प्रॉपर्टी अपने को शेयरर से ख़रीदी थी, जॉइंट ऑनर से ख़रीदी थी सेल डीड के द्वारा, और तो उसके पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं। अब वो मुकदमा डाल देता है। मुकदमे में 19/6/2021 को उसको खुशी होती है, वो ही वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि मुकदमे में उसके जो सूट डाला था उसमें उसको डिग्री मिल जाती है और उसमें कोर्ट का ये कहना था कि इसके पास राइट भी है, इंटरेस्ट भी है, टाइटल भी है और पोजीशन भी है। लेकिन इसकी खुशी ज़्यादा दिन चलती नहीं है। वो केस दूसरी पार्टी अपील में चली जाती है। अपील में फिर ये केस को रिमांड बैक कर दिया जाता है इस ग्राउंड पे कि कोई नेसेसरी पार्टी है, उसको आपने पार्टी नहीं बनाया, तो आपका फिर से ट्रायल होगा। 10 साल ट्रायल चलता है और 17/9/1990 को 10 साल के बाद ट्रायल कोर्ट फिर से डिग्री कर देती है उसके फेवर में, लेकिन कहती है कि हाँ भाई तुम्हारे पास राइट तो है, राइट टाइटल और इंटरेस्ट तो है प्रॉपर्टी का, लेकिन डिग्री पास इफेक्टिवली नहीं हो सकता क्योंकि उसमें और जो पार्टीज़ थे उनको नहीं बनाया गया है। अब मैं फिर 20/4/1993 को फर्स्ट अपीलेट कोर्ट कहती है कि उसका टाइटल भी रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन वो कहती है कि पार्टीशन सूट फाइल करो प्रॉपर ताकि तुम्हें पोजीशन मिल सके। उसके राइट को डिसाइड कर देती है, राइट उसके फेवर में कहती है। फिर अनदर हाफ विक्ट्री, वो हाई कोर्ट जाते हैं दूसरी पार्टी, उसकी अपील डिसमिस हो जाती है, जो जॉइंट ओनर्स होते हैं उनकी अपील डिसमिस हो जाती है और ये होती है 22/10/1998 को। और इस तरीके से ये प्रोसेस जो चल रहा होता है इसका फुल स्टॉप लग जाता है। अब यहाँ पे मुकदमा ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट है वो डायरेक्शन देती है ट्रायल कोर्ट को कि जो प्रॉपर पार्टीशन करने के लिए रेवेन्यू अथॉरिटी को आप लिखो। केस सूट फाइल करता है रेवेन्यू अथॉरिटी के पास और 1999 से लेके 2025 तक 27 साल तक ये लिटिगेशन इसलिए चलता है बगैर किसी गलती के। अब्दुल की कोई गलती नहीं होती, फिर भी उसको 27 साल तक का एक फ्रेश लिटिगेशन में चलना होता है। शुरुआत ऐसे होती है, रेवेन्यू अथॉरिटी को अप्रोच करता है फॉर्मल पार्टीशन के लिए, क्योंकि राइट तो उसका डिसाइड हो ही चुका था सिविल कोर्ट के जरिए, वो फाइनलिटी भी हो गई थी। रेवेन्यू अथॉरिटी उसके एप्लीकेशन को जो पार्टीशन किया होता है उसको रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि तुम ना तो एक्चुअल पोजीशन में हो और ना ही दूसरे को शेयरर का कंसेंट है, इसलिए रेवेन्यू अथॉरिटी इसको पार्टीशन नहीं कर सकती। अब रेवेन्यू अथॉरिटी कहती है कि भाई तुम सिविल कोर्ट जाओ। सिविल कोर्ट वो जाता है, वहाँ टाइटल सूट फाइल करता है जिसमें वो कहता है कि पार्टीशन के क्लेम करता है, फिर पोजीशन की बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर की बात करता है और ये कहता है कि रेवेन्यू अथॉरिटी को फॉर्मल डायरेक्शन इशू किया जाए कि वो प्रॉपर्टी का पार्टीशन करे। 7 साल चलने के बाद सूट 16/7/2011 को डिसमिस कर दिया जाता है इस ग्राउंड पे कि जो इम्परफेक्ट पार्टीशन है
वो सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है और सेक्शन 154 असम लैंड रेवेन्यू एक्ट का हवाला देकर उसके सूट को डिसमिस कर दिया जाता है। अब फिर अब्दुल अपील करता है। फर्स्ट अपील डिसाइड होता है 16/5/2014 को और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट कहता है कि नहीं, अब्दुल का राइट टाइटल इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में और उसको पोजीशन का भी अधिकार है, वो पोजीशन के लिए भी टाइटल है। तो वो डायरेक्ट करता है फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ट्रायल कोर्ट को कि भाई तुम रेवेन्यू अथॉरिटी को डायरेक्ट करो। एक प्रीसेप्ट होता है, फॉर्मल डायरेक्शन, वो इशू करो रेवेन्यू अथॉरिटी को कि ये प्रॉपर पार्टीशन करे प्रॉपर्टीज का। अब मैटर पहुंचता है जो ज्वाइंट ओनर्स होते हैं, जो अब डिफेंडेंट्स होते हैं, वो चैलेंज करते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट सेकेंड अपील में फिर ये कहता है कि भाई ये 154 रेगुलेशन, जो सेक्शन 154 रेगुलेशन का है, वो सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, इसलिए उसके बाद सिविल जो सूट डिसमिस किया गया था इस ग्राउंड पे वो सही था। तो हमने देखा कि जुरिडिक्शन की बात आ रही है कि रेवेन्यू अथॉरिटी पार्टीशन करेगा या सिविल कोर्ट करेगी, और इसी डिस्प्यूट को सुलझाने में एक ऑलमोस्ट 44 साल लग गए। अब ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस केस का नाम होता है अब्दुल रजाक लश्कर वर्सेस मुफीजर रहमान। और ये जो जजमेंट पास हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसमें 3 बातें मैं बताऊं। पहला, ये फिर वो गोल्डन बेंच है सुप्रीम कोर्ट में जो सिविल लॉ में बहुत अच्छे अच्छे जजमेंट कर रही हैं, जिसमें जस्टिस पारदीवाला हैं और जस्टिस महादेवन हैं, और ये जजमेंट भी लिखा हुआ है जस्टिस पारदीवाला के द्वारा। दूसरी बात कि जस्टिस पारदीवाला ने इस केस में बहुत ही बेहतर डील किया है पार्टीशन के पूरे कॉन्सेप्ट को, और ये डिसाइड किया कि ये सिविल कोर्ट के पास पावर है कि वो पार्टीशन सूट को इंटरटेन कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है। और जो 154 सेक्शन 154 की बात की गई है उसको लेकर इन्होंने जो फाइंडिंग दी कि क्यों 154 का जो बार है सिविल कोर्ट को, जो इस पर्टिकुलर केस में या इस तरीके के पर्टिकुलर केसेस में अप्लाई नहीं होता है, जहां कोर्ट के पास लोग जाते हैं कि आप फॉर्मल पार्टीशन कीजिए, और क्या है ये। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने व्यूज़ को हम तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि जिस जजमेंट की बात कर रहा हूँ वो जजमेंट भी लेटेस्ट जजमेंट है और सिविल लॉज का बहुत बढ़िया क्लैरिटी देने वाला जजमेंट है। और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परफेक्ट पार्टीशन और इम्परफेक्ट पार्टीशन का जो जिक्र किया है वो होता क्या है। परफेक्ट पार्टीशन में क्या होता है, रेवेन्यू अथॉरिटी पार्टीशन करती है और सेपरेट रेवेन्यू पेइंग स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज करती है। मतलब जैसे एक प्लॉट है, उससे एक रेवेन्यू जा रहा है, अब उसका पार्टीशन होके उसके अगर 2 प्लॉट या 3 प्लॉट में कन्वर्ट हुआ और हर एक का इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हो गया और वो रेवेन्यू सेपरेटली पे करेगा। जो वहीं पे इम्परफेक्ट पार्टीशन में होता है कि शेयर तो डिवाइड हो जाता है लेकिन पूरे प्लॉट का एक ही रेवेन्यू जाता है। तो जो रेवेन्यू अथॉरिटी वर्सेस सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन की जो बात है वो हम इस बैकग्राउंड में समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केवल सिविल कोर्ट का ही जुरिडिक्शन होगा जब कोई टाइटल डिस्प्यूट होगी, कोई शेयर में कंटेस्ट होगा, शेयर को लेकर लोग कंटेस्ट करेंगे। तीसरा कि सेपरेट पोजीशन का डिमांड करेंगे। इवन कि उस केसेस में जहां रेवेन्यू अथॉरिटी पार्टीशन कर देती है और कोई टाइटल डिस्प्यूट है, कोई शेयर को लेकर कंप्लेन है, तो उसके लिए फिर पार्टीज को सिविल कोर्ट ही जाना होता है। अगर पार्टीशन कर भी दिया गया है रेवेन्यू अथॉरिटी, क्योंकि रेवेन्यू अथॉरिटी का कोई फाइंडिंग नहीं दे सकती टाइटल को लेकर, तो उसके लिए केवल और केवल सिविल कोर्ट को ही पावर है कि वो टाइटल डिसाइड करे। रेवेन्यू अथॉरिटीज कैन नॉट डिसाइड टाइटल, रेवेन्यू अथॉरिटी कैन नॉट डिसाइड पार्टिबिलिटी, रेवेन्यू अथॉरिटी कैन नॉट ओवरराइड द फाइंडिंग ऑफ सिविल डिक्रीज। तो जब इतनी क्लैरिटीज थी तो फिर क्यों ये डिस्प्यूट इतना लंबा चला। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको कुछ लीगल प्रोविजन बताता हूं जो कि पार्टीशन के लेकर कोई भी मुद्दे को जब आप सोचेंगे या उस पर आप विचार करेंगे
तो आपको इनको जानना जरूरी है। इसमें सबसे पहला है सेक्शन 54 CPC, जिसमें ये कहा गया है कि सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी शेयर्स, इस पार्टी का कितना शेयर हुआ। हाँ, कलेक्टर उस पार्टीशन के डिक्री को एग्जीक्यूट करेगा, और इसमें प्रोविजन में ही दिया हुआ है कि कलेक्टर जब एक बार शेयर डिसाइड हो जाता है और एग्रीकल्चरल लैंड है, रेवेन्यू पेइंग लैंड है, जो लैंड रेवेन्यू को पेमेंट करता है, तो उसके लिए कलेक्टर के पास भेजा जाएगा। इसके पीछे जो बेसिक लॉजिक है कि कई बार सीलिंग एक्ट से प्रभावित होता है, लैंड रिफॉर्म एक्ट से कुछ गाइडलाइंस होते हैं, फ्रैगमेंटेशन नहीं होना चाहिए होल्डिंग का, तो इन सब को की जानकारी और इन सब के लिए कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट से बेहतर है कलेक्टर कोर्ट, तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम कलेक्टर कोर्ट को दे दिया जाता है। दूसरा रेलिवेंट प्रोविजन है ऑर्डर 20 रूल 18, जिसमें प्रिलिमिनरी डिग्री पास होता है और प्रिलिमिनरी डिग्री को फिर पार्टीशन मेट्स एंड बाउंड के द्वारा किया जाता है। वहाँ भी अगर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है तो अप्रोच अलग होता है, अप्रोच एग्रीकल्चरल लैंड है तो फिर कलेक्टर को ही या रेवेन्यू अथॉरिटी को ही भेजा जाता है। अगर नॉन एग्रीकल्चर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करती है, वो फिर डिसाइड करती है कि कैसे प्रॉपर्टीज का फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसमें एक जजमेंट भी है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जिक्र भी किया, मुथियांगी अयन्ना का केस है 1977 का। उसमें ये कहता है कि जो शेयर डिसाइड हो गया अपनी डिग्री में, तो फाइनल डिग्री जब पास होता है तो वो उस शेयर को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, अगर शेयर प्रिलिमिनरी डिग्री में जो शेयर फाइल हुआ है वो एक्सेप्टेबल है पार्टीज को। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, अब्दुल वाले केस में, जो फाइनल डिसाइड किया कि अब्दुल के अपील को अलाउ किया, जो हाई कोर्ट ने 154 सेक्शन या 154 का हवाला देकर कहा था कि सिविल कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है, और सूट को डिसमिस जो किया था ट्रायल कोर्ट ने, उसको अफर्म किया था हाई कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट के डिसमिसल वाले ऑर्डर को सेटिसाइड किया। जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने डिक्री पास करी थी उसको रिस्टोर किया, और फाइनली 44 साल के बाद अब्दुल को जस्टिस मिला। जजमेंट 20 दिसंबर 2024 का है। बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ जजमेंट है, पार्टीशन के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया डील किया है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। जस्टिस पारदीवाला का एक और नायाब तोहफा है आपके लिए। और अगर इस वीडियो में जो डिस्कशन हुआ वो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर वीडियो चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके सवालों का, आपके ओपिनियन का, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है हमें, तो आप ज़रूर भेजिए उसे, जिससे कि हमारा और आपके इंटरेक्शन का सिलसिला चलता रहे। और आज 5 साल के बाद ये 352 वीडियो है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।